वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के एक इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट जिसका नेम है डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स के पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के पहले दो पार्ट्स देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट, जिसमें डिफरेंट ड्रग्स हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ सी समरी बता दूं कि डायबिटिक किसे कहते हैं। कि जब एक पर्सन के बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो, क्योंकि इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है, उस इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह के पर्सन को हम कहते हैं कि उसको डायबिटीज़ है। अब उसके खिलाफ हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उस पर्सन के बॉडी में, और वो ड्रग जो है रिमेनिंग जो ड्रग है वो अब हम पढ़ेंगे। और इससे पहले कुछ ड्रग ऑलरेडी हम इस यूनिट के पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये एक क्लास है हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स का, जिसको हम मेग्लिटिनाइड्स भी कहते हैं और ग्लिनाइड भी कहते हैं। तो इस क्लास में हमारे पास कौन से मेडिसिन आते हैं, रेपाग्लिनाइड आते हैं एंड नेटाग्लिनाइड्स आते हैं। एक तो एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें, क्योंकि सिंपल एमसीक्यूज वो इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद ग्लिनाइड आर आल्सो कंसीडर्ड इंसुलिन सेक्रेटोजीनियस, कि ये हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलिन की सेक्रीशन कराते हैं। तो ये हमारे पास इंसुलिन सेक्रेटोजीनियस है। अब ये क्या है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंतहाई सिंपल है कि लाइक द सल्फोनाइल यूरिया द ग्लिनाइड स्टिमुलेट इंसुलिन सेक्रीशन, दे बाइंड टू बीटा सेल क्लोजिंग एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल एंड इनिशिएटिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ इंसुलिन। देखो ये जो हम मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सेक्रीशन है बीटा सेल से, ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इस यूनिट की। कि क्या होता है कि ये जो मेडिसिन है ये बीटा सेल के साथ अटैच हो जाते हैं और वहां पे एटीपी सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर लेते हैं। जब बीटा सेल से पोटेशियम की रिलीज नहीं होती तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे डीपोलराइजेशन हो जाती है। उस डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम चैनल जो वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल के अंदर कैल्शियम का आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब कैल्शियम बीटा सेल के अंदर आता है उसके मुकाबले में इंसुलिन बाहर सेक्रीट होता है। ये मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सेक्रीशन है और ग्लिनाइड भी इसी बेस पे, इसी मैकेनिज्म के बेस पे इंसुलिन की सेक्रीशन कराते हैं। इन कंट्रास्ट टू सल्फोनाइल यूरिया, अब सल्फोनाइल यूरिया भी एक ड्रग है जो पार्ट 2 इस यूनिट के वीडियो में है एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसमें उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल इस तरह है, लेकिन इन कंट्रास्ट टू सल्फोनाइल यूरिया ग्लिनाइड हैव अ रैपिड ऑनसेट एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये इनका ऑनसेट रैपिड होता है, मतलब ये एक्यूट केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो भी कम होता है। They are particularly effective in the early release of insulin that occur after a meal and are categorized as postprandial glucose regulator। ये क्या होते हैं कि जिस तरह आप खाना खा लेते हैं और उसके एकदम बाद आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन हमारे पास यूज होती है कि जो खाने के बाद एकदम से ग्लूकोज का बढ़ना होता है तो ये उसको रेगुलेट कर लेता है, इसलिए इसको पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें। ग्लिनाइड शुड नॉट बी यूज इन कम्बिनेशन विद सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के साथ कम्बिनेशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी इंसुलिन की सेक्रीशन कराता है और वो भी इंसुलिन की सेक्रीशन कराते हैं, और दोनों जब आपके पास एक हाई क्वांटिटी में इंसुलिन की सेक्रीशन होगी तो वो पर्सन आपके पास हाइपोग्लाइसेमिक में जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया उस पर्सन को हो सकता है। अब
ग्लिनाइड का फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फेट क्या है कि ग्लिनाइड शुड बी टेकन प्रायर टू मील एंड आर वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि जो हमारे पास ग्लिनाइड्स हैं ये आपने मील से पहले, खाने से पहले ये आपने ओरली बंदे को देने होते हैं, और ओरली अगर वो बंदा ले ले या ओरली पेशेंट लेता है तो ये क्या होता है, ये उसके बॉडी में अच्छे तरीके के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। Both glinides are metabolized to inactive product by cytochrome P50 3A4 in the liver and are excreted through the bile। तो जो इसकी मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन है वो थ्रू बाइल होती है, लिहाजा वो पेशेंट जिनको लिवर प्रॉब्लम हो उन पेशेंट में आपने ग्लिनाइड इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करने होंगे। ये नॉर्मली आप इस तरह के पेशेंट में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एमसीक्यूज आप याद रख लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है कि ऑल्दो ग्लिनाइड कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन, द इंसिडेंस इज लोअर देन दैट ऑफ सल्फोनाइलयूरिया। जिस तरह हमने कहा कि ये आपके पास वेट गेन भी कराता है और हाइपोग्लाइसीमिया भी ये कराता है कि अगर आपसे नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हो, लेकिन इनका जो इंसिडेंस है हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन का वो सल्फोनाइलयूरिया के मुकाबले में कम है। लेकिन इनके साथ क्या है, ये आपके पास हेपेटिक इम्पेयरमेंट के साथ अगर पर्सन है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं कि अगर लीवर प्रॉब्लम है किसी को तो वो पेशेंट जिनको लीवर प्रॉब्लम होगी तो उन पेशेंट में आपने इंतहाई एहतियात के साथ ग्लिनाइड यूज़ करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स का, उसका नेम है बिगोनाइड्स, जिसको मेटफॉर्मिन। द ओनली बिगोनाइड इज क्लासिफाइड एज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर। जो हमारे पास मेटफॉर्मिन बिगोनाइड्स हैं तो ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है। इट इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड यूज बाय टारगेट टिश्यू देयर बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, देखो इससे पहले जो हमने पढ़े जिसमें हमारे पास सल्फोनाइलयूरिया आता था, जिसमें हमारे पास जो बाकी ड्रग्स ग्लिनाइड्स वगैरह आते थे तो वो इंसुलिन की सेक्रीशन कराते थे। लेकिन ये जो हमारे पास ड्रग है ये क्या करता है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है। वो हमारे पास टिश्यू जो टाइप 2 डायबिटीज़ में जिन टिश्यू जो रेजिस्टेंस होते हैं इंसुलिन की तरफ, तो वो क्या करते हैं, तो ये जो हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। इंसुलिन जो टिश्यू में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये उसको कम करता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन इज रिडक्शन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ये लिवर के ग्लूकोन्यूजेनेसिस को रिड्यूस कराते हैं। ग्लूकोन्यूजेनेसिस इंतहाई सिंपल, जो ऑलरेडी आप जानते होंगे कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो नॉन ग्लूकोज पार्ट होते हैं उससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिस तरह फैट से ग्लूकोज बन गया या प्रोटीन से ग्लूकोज बन गया। तो ये क्या करता है, ये हेपेटिक ग्लूकोन्यूजेनेसिस को कम करता है ताकि आपके पास ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहे हमारे बॉडी में। इसके बाद मेटफॉर्मिन आल्सो स्लो इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन के शुगर एब्जॉर्प्शन को कम करता है और जो आपके पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक है उसको बढ़ाता है ताकि आपके पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। वेट लॉस में आकर बिकॉज मेटफॉर्मिन काजेज लॉस ऑफ एपिटाइट। तो मेटफॉर्मिन क्या है, वो आपके पास एपिटाइट को लॉस करता है, उसमें आपको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से इस तरह के पेशेंट में क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है कि जो पेशेंट ये रेगुलर लेता हो तो उसमें वेट लॉस हो सकता है। The American Diabetic Association recommend metformin as the initial drug of choice for type 2 डायबिटीज। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि जो हमारे पास अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है ADA, तो उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस
वो मेटफॉर्मिन बताया है, रिकमेंड किया है। मेटफॉर्मिन में बी यूज एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर ओरल एजेंट और इंसुलिन। तो इसको आप एलोन भी यूज कर सकते हो एज ए सिंगल ड्रग, या इसको आप बाकी ड्रग्स के साथ इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। इसके जो हमारे पास अनवांटेड इफेक्ट्स हैं, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो वो क्या हैं कि ये डोज रिलेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस भी काज करता है। लैक्टिक एसिडोसिस जो कि रेयर है लेकिन वो एक पोटेंशियली फैटल है, टॉक्सिक इफेक्ट उनका होता है। इसके बाद अगर लॉन्ग टर्म आप इसको यूज करो तो ये विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है उसके साथ इंटरफेयर होके उसकी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करता है इंटेस्टाइन में। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और जो कंट्रा इंडिकेशन है वो क्या है कि मेटफॉर्मिन शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट विद, अगर हमारे पास कोई पेशेंट जो रेनल फेल्यूर के साथ हो, हेपेटिक डिजीज के साथ हो, हाइपोक्सिक पल्मोनरी डिजीज के साथ हो या हार्ट फेल्यूर के साथ हो, तो इस तरह के पर्सन में आपने मेटफॉर्मिन बिल्कुल भी नहीं यूज करने। सही है, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखते हैं। ये स्लाइड एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है थायाजोलिडिनिडोन, जिसको हम टीएसडीज भी कहते हैं सिंपली। तो ये क्या है, ये भी इंसुलिन सेंसिटाइजर हैं। द टू मेंबर ऑफ दिस क्लास आर पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन, जो कि टीएसडीज क्लास के दो ड्रग्स हैं। ये क्या करते हैं जी, इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन कराते हैं। Although insulin is required for their action, the TSD do not promote its release from beta cell, so hyperinsulinemia is not a risk। क्या होता है कि देखो ये क्या करता है, ये इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन बढ़ाता है टिश्यूज में, तो ये इंसुलिन की सेक्रेशन नहीं कराता। लिहाजा जो हमारे पास टीएसडीज हैं इसके एक्टिविटी के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है, लेकिन ये आपके पास इंसुलिन की सेक्रीशन नहीं कराता। लिहाजा जो टीएसडीज पर्सन लेता हो तो उसके बॉडी में, तो ये जो हमारे पास टीएसडीज है इसके साथ आपको ये ख़तरा कभी भी नहीं होगा कि आपके बॉडी में इंसुलिन की मिकदार या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल से। अब टीएसडीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। द टीएसडीज लोअर इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय एक्टिंग एज एगोनिस्ट फॉर परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गेमा। PPAR गेमा जो हमारे पास रिसेप्टर हैं, ये क्या करता है, ये उसके ऊपर एस एगोनिस्ट अलाई होता है और जो आपके सेल्स और टिश्यू में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है ये उनके रेजिस्टेंस को कम करता है, उनके रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है। एक्टिवेशन ऑफ PPAR गेमा रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेवरल जीन विद product that are important in insulin signaling, resulting in increased insulin sensitivity in adipose tissue, liver and skeletal muscle। तो ये जो हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है किसकी, पेराक्सोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गेमा की जो आपके पास एक्टिवेशन हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन की ट्रांसक्रिप्शन कराता है और वो जीन्स आपके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, इंसुलिन की तरफ रेजिस्टेंस को कम करते हैं आपके एडिपोज टिश्यू में, आपके लीवर में, आपके स्केलेटल मसल्स में। अब जो एडवर्स इफेक्ट है टीएसडीज के, तो उसमें आपके पास क्या है, वेट गेन भी हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन भी ये आपके पास कराते हैं, हेडेक भी होता है, फैटिग भी होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस भी आपके पास होती है टीएसडीज के साथ। ये इसके अनवांटेड इफेक्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद हमारे पास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ए कार्बोज एंड मेग्लिटोल आर ओरल एजेंट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। जो हमारे पास एकार्बोज हैं और मेग्लिटोल हैं, ये क्या है, ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर हैं और ये भी टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में हम यूज करते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, लोकेटेड इन द इंटेस्टिनल ब्रुश बॉर्डर्स, alpha glucosidase enzyme break down carbohydrate into glucose and other simple sugar that can be absorbed। ये क्या करता है, ये आपके पास
जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है वो इंटेस्टाइन में होता है और वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल वो नॉर्मल से हाई हो सकता है, नॉर्मल से हाई हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, तो ये ड्रग्स उस एंजाइम्स को क्या करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं और आप हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। ए कार्बोज एंड मिलिग्लिट्रोल रिवर्सिबली इनहिबिट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। जो हमारे पास ए कार्बोज एंड मिग्लिटोल जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं, ये रिवर्सिबली क्या होते हैं, इनहिबिट करते हैं इस एंजाइम्स को। When taken at the start of meal, these drugs delay the digestion of carbohydrate, resulting in lower postprandial glucose level. अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम खाने से पहले इसको ले लेते हैं और खाने में जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये क्या करता है, तो ये उन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्लो करता है ताकि हमारे बॉडी में एक नॉर्मल मिकदार में ग्लूकोज रिलीज हो। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें, क्योंकि हर एक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एमसीक्यूज में एग्जाम्स में आ सकता है। इसके बाद जो अनवांटेड एडवर्स इफेक्ट है वो फ्लैटुलेंस काज करता है, लूज टूल्स और डायरिया भी काज करता है, एब्डोमिनल पेन और ब्लॉटिंग। ये क्या है, ये एडवर्स और अनवांटेड इफेक्ट्स हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ड्रग्स के। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 inhibitors are a new class of diabetic medication indicated only for the treatment of type 2 diabetes। कि ये हमारे पास जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स की जो क्लास है, एक तो ये न्यू है, दूसरे ये सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में हम यूज करेंगे। और इसमें हमारे पास 2 ड्रग्स आते हैं, जिसमें एक है केनाग्लिफ्लोजिन, दूसरा हमारे पास है डेपाजिफ्लोजिन। तो ये जो हमारे पास ड्रग्स है जिसकी ये मुश्किल से नाम है कि केनाग्लिफ्लोजिन, दूसरा हमारे पास है डेपाग्लिफ्लोजिन। तो ये क्या है, ये हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि दे इनहिबिट, ये क्या करें, दे इनहिबिट SGLT2 एंजाइम केनाग्लिफ्लोजिन एंड डेपाग्लिफ्लोजिन डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन एंड लोअर ब्लड ग्लूकोज। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। दूसरा, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है और उसकी वजह से भी आपके पास आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स का, जो कि आप एमसीक्यूज के लिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद कर ले। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, क्या करता है, ये उसकी री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, वो नॉर्मल रहता है। सही है। नॉर्मली जो ये हमारे पास नॉर्मल जो हमारे नेफ्रॉन हैं, तो उसमें यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है ग्लूकोज की और एंड पे कोई भी ग्लूकोज नहीं होता हमारे यूरिन में। लेकिन जो हमारे पास ये ड्रग यूज करते हैं और डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं, तो उनका यूरिन में क्या होता है, यूरिन के थ्रू उनका हाई ग्लूकोज लेवल जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो बॉडी से बाहर जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये आपके पास जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शन काज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करता है, ऑस्मोटिक डायलिसिस भी इसके साथ हो सकती है, क्योंकि जब आपके पास ग्लूकोज लेवल हाई होगा यूरिन में तो उस वजह से आपके पास अब यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो भी ज़्यादा होगा, और जब यूरिन अपने साथ ज़्यादा पानी लेकर जाएगा तो जो वाटर फ्लूइड ज़्यादा लेकर जाएगा तो उसके साथ आपको हाइपोटेंशन भी हो सकती है। ग्लिफ्लोजिन कैन इंक्रीज
the diuretic effect of thiazide, loop diuretic and related diuretic therefore increase the risk of dehydration and hypotension। अब अगर एक पेशेंट है जो ऑलरेडी लूप डायरेटिक ले रहे हैं, ऑलरेडी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ पेशेंट में ये इंतहाई रिस्क काज करता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन उस पर्सन में काज कर सकता है। एक तो आप डायरेटिक लेते हैं जिसकी वजह से उसके बंदे के बॉडी में क्या हो, बंदे के बॉडी में उसका बीपी कम हो। दूसरा, आपने ये मेडिसिन दे दी है तो उसके बॉडी से जो हाई अमाउंट में फ्लूइड लॉस होगा, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन हो सकती है। अब जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट मेटफॉर्मिन इज प्रिफर्ड इनिशियल ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। जो मेटफॉर्मिन था ये हमारे पास इनिशियली ओरली एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट यूज होता है। इफ मेटफॉर्मिन इज कंट्रा इंडिकेटेड और इनटॉलरेबल एज द इनिशियल ट्रीटमेंट देन अनदर क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल सिचुएशन। अगर मेटफॉर्मिन किसी पर्सन में कंट्रा इंडिकेटेड है या किसी पर्सन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या किसी पर्सन के जो है वो नहीं ले सकता, तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कोई क्लास जो है वो उसके लिए सेलेक्ट करनी है। इफ मोनोथेरेपी फेल टू अचीव द ग्लाइसेमिक गोल देन कॉम्बिनेशन थेरेपी यूजिंग अ सेकेंड एजेंट विद अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुड बी इनिशिएटेड। अगर मोनोथेरेपी सिर्फ एक ड्रग से किसी पेशेंट के ग्लूकोज लेवल नॉर्मल तक नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आप उसके लिए कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। डुअल कॉम्बिनेशन थेरेपी कैन बी यूज एज द इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, और ये डिपेंड करता है पेशेंट पे। अगर मोनोथेरेपी से उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं होता तो फिर मजबूरन आपने उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करने होंगे। Although the maximal dose of single oral agent may be prescribed, early initiation of combination therapy is suitable after considering the glucose lowering efficacy and side effect of the drug। तो क्या होता है कि स्टार्ट से अगर आप मैक्सिमम डोज उसको दे सिंगल डोज, ताकि उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल तक आ जाए, उसके बाद आप उसके लिए कोई भी कॉम्बिनेशंस वगैरह के करते हैं जो सुटेबल हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, जिसका मकसद क्या हो। लेकिन जो कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे वो तब यूज करोगे कि वो आपके पास इफेक्टिव है या नहीं है, और उनका साइड इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। व्हेन सेलेक्टिंग अ क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट फॉर कॉम्बिनेशन थेरेपी द ग्लूकोज लोअरिंग एफिकेसी, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी वेट गेन, cardiovascular benefits associated with drugs are preferentially considered। तो ये चीजें आपने देखनी है कि हमारे पास वो किस रेट से ग्लूकोज को कम करता है। आया उनके साथ हाइपोग्लाइसीमिया में तो बंदा नहीं जाता, वेट गेन तो उसको नहीं होती, कोई कार्डियोवास्कुलर इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो ये तमाम चीजें आपने इन रिकॉर्ड रखने होंगे जब आप किसी पेशेंट के लिए एंटी कॉम्बिनेशन थेरेपी उसके लिए यूज करेंगे, या कोई भी आप क्लास एंटी हाइपरग्लाइसेमिक के उसके लिए सेलेक्ट करेंगे। The different mechanism of action, drug interaction and patient preference for combination therapy with more than 2 classes of anti-hyperglycemic agent should be considered। और जब आप जो है किसी भी पेशेंट का वो ड्रग की तरफ उसका रिस्पांस क्या है, पेशेंट का उस ड्रग का जो है उस बंदे में कौन सा इंटरेक्शन है, तो इन तमाम चीज़ों को ड्रग का अगर कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हो तो उन ड्रग का आपस में कौन सा इंटरेक्शन है, इन तमाम चीज़ों को आपने रिकॉर्ड में लाना होगा। कब? जब आप किसी पेशेंट के लिए एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट ड्रग चूज करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में छोटी सी वीडियोस थी। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप फार्माकोलॉजी का जो बुक लिपनकार्ट का बुक है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम वीडियोस लेक्चर मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।